हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं अधिगम की पृष्ठभूमि, क्योंकि हमने सारे जो सिद्धांत है वो कंप्लीट कर लिए थे। और मैंने आपसे कहा था कि हम अधिगम की पृष्ठभूमि है वो बाद में देखेंगे। तो आज हम अधिगम के बारे में शुरुआत से पढ़ लेते हैं। तो इसके अंदर अगर चैप्टर को यहाँ से शुरू करते तो पहले इसका अर्थ, विशेषताएं, पक्ष, विधियाँ, प्रकार, परिभाषाएं इत्यादि पढ़ते। लेकिन हमने सिद्धांत जो है, विधियाँ जो है पहले ही कंप्लीट कर ली है। तो आज जो है हम इसका शुरुआत देख लेते कि अधिगम होता क्या है। तो सबसे पहले इसका संकीर्ण अर्थ है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, मतलब एक अगर समझने की दृष्टि से देखा जाए तो अधिगम सीखना होता है। लेकिन हम तो ठहरे मनोवैज्ञानिक, यानी हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। और अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो इतने से अर्थ से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसका जो व्यापक अर्थ है वो है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम कहलाती है। यानी अगर किसी ने अधिगम कर लिया है तो हम कैसे मानेंगे कि उसने अधिगम कर लिया है? हम ऐसे मानेंगे कि अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन स्थायी हुआ है, वो कभी बदलेगा नहीं, तो फिर वो कैसा है? वो अधिगम है, लर्निंग है। ठीक है। तो व्यवहार शब्द, व्यवहार में परिवर्तन होने को अधिगम कहते हैं। तो ये व्यवहार क्या चीज़ है? तो ये व्यवहार जो शब्द है, ये सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो थी उसके अंदर इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, 1905 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जे.बी. वाटसन को। आप जानते हैं मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, फिर मन मस्तिष्क का आया, फिर चेतना का आया, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान आया था। जो मनोविज्ञान है उसके अंदर सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, वो खारिज हो गया, उसकी आलोचना हुई। फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और अब जो चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ये व्यवहार शब्द जो है सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने दिया था, और व्यवहारवाद जो है वो वाटसन लेके आए थे। विलियम मैकडूगल ने 1905 के अंदर अपनी एक पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर व्यवहार शब्द की व्याख्या की थी, प्रयोग किया था। उन्होंने क्या कहा था व्यवहार के लिए? उन्होंने कहा था कि जब कोई प्राणी क्रिया करता है और वह क्रिया बाह्य रूप से दिखाई देती है तो हम उसे व्यवहार कहते हैं। इस व्यवहार शब्द की परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर दी थी। यानी व्यवहार जो है वो बाहर दिखना चाहिए, अंदर हमारे क्या चल रहा है वो हम व्यवहार नहीं करेंगे। जो हमारा बाहर दिखेगा, बाहर वाले नोट करेंगे, बाहर पता चलेगा, वो ही व्यवहार कहलाएगा। तो इन्होंने जो है साफ साफ ये परिभाषा दी थी, ये व्यवहार का अर्थ बताया था कि अगर कोई प्राणी ऐसी क्रिया करता है, देखो क्रियाएं तो मन में भी चलती है, अंदर भी चलती है, दिमाग कभी शांत नहीं रहता, मन कभी रेस्ट नहीं करता, लेकिन वो क्रियाएं बाहर नहीं दिखती। बाहर वही दिखता है जो हम बाहर, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, बाहर हम कुछ जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन होता है वो ही बाहर दिखता है, और जो बाहर दिखता है उसे ही व्यवहार का नाम दिया जाता है। बाद में वाटसन ने व्यवहार का नया विज्ञान दिया, और इसके विचारों से जो वाद निकला उस वाद को सन 1913 में व्यवहारवाद के रूप में प्रचलित किया गया। चेतना के विज्ञान के बाद में जो वाद आया था, वाटसन ने चेतना की जो है आलोचना की। उसके बाद जो इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, और व्यवहारवाद का जनक जो है इन्होंने ही इनको ही माना जाता है। यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है 3 कारणों से, और वो 3 कारण कौन से हैं? अभ्यास है, प्रशिक्षण है, और अनुभव है। यानी अभ्यास, बार बार जो है किसी चीज़ को रिपीट करना, प्रशिक्षण कोई ट्रेनिंग लेना, और अनुभव यानी किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। इन तीनों से अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, देखो अगर इतना सब हम करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती, हम उसका अभ्यास करते हैं, उस चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, और फिर अनुभव भी करते हैं उसे, तो जाहिर सी बात है हमारे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा। जैसे हमें मैथ्स नहीं आता, ठीक है, तो हम बार बार मैथ्स के सवालों का अभ्यास करते हैं, किसी बंदे से, किसी टीचर से उसका प्रशिक्षण लेते हैं, फिर हम उसको करके देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो उस जो परिवर्तन इन तीनों कारणों से आया है ना, उसी को क्या कहेंगे? उसे ही कहेंगे अधिगम। यानी वो जो है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से जो हमारे व्यवहार के अंदर चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस स्थायी होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो थोड़े टाइम बाद हम भूल जाएं, फिर उसे अधिगम नहीं कहेंगे। वो स्थायी होने चाहिए, वो कभी चेंज नहीं होने वाले होने चाहिए, तभी उनको अधिगम कहा जा सकता है। ठीक है। तो
अब आपको पता चल गया होगा कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, और किन कारणों से होना चाहिए, अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से, और वो परिवर्तन होना चाहिए स्थायी। तो ये 3 जो पॉइंट है ये अधिगम के बारे में हमें एक अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये 3-4 पॉइंट जो है वो अधिगम को जो अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन बना देते हैं कि अधिगम एक्चुअल में है क्या। फिर उसके बाद में अधिगम होता कौन सा, अधिगम नहीं होता, मतलब होता है अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, स्थायी होना चाहिए परिवर्तन, लेकिन कौन सा नहीं होता। तो परिवर्तन के जो कारण, जो अन्य कारण है, जैसे परिपक्वता, जैसे टाइम के साथ जैसे आयु बढ़ती है तो हमारे अंदर परिपक्वता आती है। बीमारी, किसी बीमारी की वजह से ही कई बार हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसे अधिगम नहीं कहते। थकान, जैसे हम थके हारे शाम को किसी अपने काम से, ऑफिस से आते हैं, तो आके अगर हमें कोई एकदम से बुलाता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस टाइम हम नहीं बोलते, फिर थोड़ी देर बाद रेस्ट करके, पानी वानी पी के फिर हम शांत होते हैं, अपने एक्चुअल व्यवहार में आते हैं, तो उसे भी अधिगम नहीं कहते। संवेगात्मक विकास, कई बार क्या है, हम संवेगों में, भावनाओं में बह के अपने व्यवहार को चेंज कर लेते हैं, तो वो भी अधिगम नहीं होता। मादक पदार्थों का सेवन, जैसे कोई शराब पी लेता है, कोई नशा कर लेता है किसी और चीज़ का, तो कुछ देर के लिए उसका व्यवहार जो है वो चेंज हो जाता है, उसे भी जो है अधिगम नहीं कहते। मूल प्रवृत्ति, यानी इन सभी कारणों से जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अधिगम नहीं कहते। अब मूल प्रवृत्तियां क्या है? मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो जन्मजात होती हैं। जन्म के समय बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, जैसे भूख लगना, ठीक है, नींद आना, ये सारे, डर लगना, ये सारी कैसे है, मूल प्रवृत्ति वाले व्यवहार है। जैसे रोना, ठीक है, अपनी मम्मी से जब दूर जाता है बच्चा तो रोता है, तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक जो व्यवहार होते हैं, जन्म के समय बच्चों को संवेगों का नहीं पता होता, वो डायरेक्ट मूल प्रवृत्ति दर्शाता है। जैसे प्याज काटने पर आंसू, ये अस्थायी परिवर्तन है। अभी जो है व्यवहार में परिवर्तन बताया था, कौन कौन से कारणों से अधिगम नहीं होता, तो अगर प्याज काटने से आंसू आए हैं तो वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन वो अस्थायी है, इसलिए वो अधिगम नहीं है। फिर इसकी परिभाषाएं हैं, इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, और जो ये सारी परिभाषाएं हैं ये अधिगम को अच्छे से डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा देख लेते हैं, और सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो है दोनों भाई नहीं थे, ये पति पत्नी थे, क्रो एंड क्रो जो है, तो इनके बारे में देख लेते हैं इन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी। तो इन्होंने कहा था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। यानी 2 कौए कौन सी बात कह रहे हैं, 3 बात कह रहे हैं, यानी 2 कौए कितनी बातें बोल रहे हैं, 3 बात बोल रहे हैं। कौन कौन सी? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। आप इस तरीके से इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने जब मनोविज्ञान को शुरू में पढ़ा था ना, तब ये सारी चीज़ें जो परिभाषा वगैरह एक अथाह समंदर की जैसी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कभी याद नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इनको शुरुआत में याद किया तो इसी तरीके से ट्रिक से याद किया था। और आज जब मनोविज्ञान जब पढ़ते हैं तो किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अगर शुरुआत से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसका अनुभव ले रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इन ट्रिक्स को, इन की पॉइंट्स को पकड़िए और फिर याद कीजिए, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरी परिभाषा आज तक कभी एग्ज़ाम में गलत नहीं हुई, इस तरीके की वजह से। और ये तरीका जो है मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ है, मैं इसी तरीके से परिभाषाएं मनोविज्ञान की याद करती हूँ। तो ये क्रो एंड क्रो जो है, 2 कागले कितनी बातें बोल रहे हैं, 3 बातें बोल रहे हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। फिर आता है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड से आप यूँ लगा लीजिए, गाल पे फोड़ना। क्या फोड़ना? थप्पड़ फोड़ना। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला जो है वो भी हमें थप्पड़ मारेगा, बदले में कुछ तो देगा ना गिफ्ट में, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो व्यवहार के कारण, हमने जो व्यवहार किया उसके कारण सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन आया, तो वो अधिगम है। तो ये गिलफोर्ड, इसने क्या किया? गाल पे फोड़ा। तो गाल पे फोड़ा तो व्यवहार के कारण क्या आया? व्यवहार में परिवर्तन, और यही क्या था? अधिगम था। उसके बाद में विलियम वुडवर्थ, और इनका काफ़ी अच्छा नाम है, इन्होंने मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले इन्होंने मनोविज्ञान के क्रम की परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी
आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई और अंत में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया था, ठीक है, उसकी आलोचना हुई, फिर मन मस्तिष्क का जो कि पोम्पोनोजी ने दिया था, फिर उसकी जो है आलोचना हुई, और फिर चेतना का जो कि विलियम वुंट ने दिया था उसकी भी आलोचना हुई, और अंत में व्यवहार जो कि जेबी वॉटसन ने दिया था। व्यवहार की विधि जो है आज भी चल रही है, मतलब व्यवहार की विधि जो है मनोविज्ञान ने स्वीकार कर ली है, इसकी अब तक कोई भी आलोचना नहीं कर पाया है, ठीक है। तो मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो पोम्पोनोजी ने दिया था, मैंने पहले ही बता दिया। और वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी थी अधिगम की। कौन सी? अधिगम जो है विकास की प्रक्रिया है, यानी अधिगम के जरिए क्या होता है? विकास होता है, तो अधिगम विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। तो वुडवर्थ में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, ठीक है। और इसमें अधिगम में विकास, विकास में भी वह आ रहा है, नवीन, नवीन में भी वह आ रहा है। तो वह वाली जितनी भी परिभाषाएं हैं वो वुडवर्थ ने दी है। उसके बाद में स्कीनर ने भी परिभाषाएं दी है, लेकिन पहले हम स्कीनर के बारे में जान लेते हैं। स्कीनर 3 है, एक तो सिंपल स्कीनर, एक चार्ल्स स्कीनर, एक ब्यूरस फ्रेडरिक स्कीनर। तो इन तीनों के अंदर ना तो स्कीनर है हमारे पास, ना ही चार्ल्स स्कीनर है। हमारे मनोविज्ञान में ये दोनों ही नहीं है, हमारे सिर्फ कौन से हैं? ब्यूरस फ्रेडरिक स्कीनर, ये है। और इन्होंने कौन सी परिभाषा दी थी? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। स्कीनर में क्या आ रहा है? नर, और नर क्या देता है? उत्तर। तो उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो अधिगम है। तो इस परिभाषा को ऐसे याद रखना। फिर आती है आईजैक की परिभाषा, ठीक है। अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। ये आई जैक है ना, आई मतलब आंख और जैक मतलब गाड़ी में जो जैक होता है जिससे टायर वगैरह जो निकल जाते हैं फिर उनको निकाल के ठीक करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है, आप मेरे से बेटर जानते होंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये आई के अंदर यानी आंख में जैक लगा रहा है, बड़ी अजीब बात है। तो अधिगम नवीन मतलब ये नवीन ही काम कर रहा है ये, और स्थायी परिवर्तन हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो अधिगम नवीन एवं स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। तो आईजैक ने ये परिभाषा दी थी। उसके बाद में गेट्स ने कौन सी परिभाषा दी थी? प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव अधिगम कहलाता है। गेट से लगा लीजिए विद्यालय का गेट। जब हम विद्यालय के गेट में जाते हैं तो हमें प्रशिक्षण मिलता है और अनुभव मिलता है, और इस कारण क्या हो जाता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये था सभी परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषा, अधिगम का संकीर्ण अर्थ, अधिगम का व्यापक अर्थ, और फिर इन सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। बीच में मैंने व्यवहार शब्द किसने यूज़ किया, व्यवहारवाद किसने दिया, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं। और ये थी अधिगम की पृष्ठभूमि। कल हम इसका जो आगे का है जो व्यवहारवादियों ने सिद्धांत दिए थे, संज्ञानवादियों ने सिद्धांत दिए थे, उनके अंदर डिफरेंस क्या है? सिद्धांत हमने सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंस नहीं पढ़ा है कि उनको अलग क्यों माना गया, संज्ञानवादियों को अलग क्यों माना गया, व्यवहारवादियों को अलग क्यों माना गया, संज्ञानवादियों के सिद्धांत अच्छे क्यों माने गए। तो वो सारी चीज़ें कल के वीडियो में हम नेक्स्ट कवर करेंगे। और अधिगम वाला टॉपिक जो इतना बड़ा है, सभी जो है सबसे पहले अधिगम के लिए यही कहते हैं कि ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंदी है और मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी हमने इतनी आसानी से इसको कंप्लीट किया है छोटी छोटी क्लास के अंदर, और 1 या 2 क्लास इसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है आगे मनोविज्ञान के टॉपिक लेंगे। और आप वीडियो के लिए, क्लास के लिए अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अभी जो है ग्रो करवाने का समय आ गया है क्योंकि 1 साल हो गया इस चैनल पे क्लासेस को चलते हुए। आई होप आप हेल्प करेंगे ग्रो करवाने में। एंड जो और आपकी कोई दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए डाल सकते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के रिज़ल्ट भी आने लग गए हैं, तो जाहिर है कि थर्ड ग्रेड का परिणाम भी
अप्रैल के लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो रीट की भर्ती दोबारा से एक बार फिर से आने वाली है, तो उसके लिए प्री रीट के लिए ये क्लासेस बहुत ही जो है कारगर साबित होंगी। इसी के साथ जो और स्ट्रेटजी होगी पूरे सिलेबस की, क्योंकि आपको पता है कि रीट प्री के अंदर जो है यानी पात्रता में सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, तो उसकी पूरी जो है स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूँगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।